2 अगस्त टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। काफ़ी जो न्यूज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू अपना इकोनॉमिक्स, और वी कैन से कि जो एक आर्टिकल एडिटोरियल आया हुआ है वो इंडिया और रशिया को लेकर आया हुआ है कि किस तरह से जो अगर हम रुपीज़ या फिर रूबल को यूज़ करते हैं हम डॉलर की प्रेजेंस को कम कर सकते हैं। तो वो एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लास्ट तक सुनना है, ठीक है। मतलब बीच में जो भी हम डिस्कस करते हैं उसको एक अच्छे वे से समझना है। अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। बड़ा ध्यान से सुन के इसका आपने आंसर देना कमेंट सेक्शन में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मींस, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या रहता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, या फिर डी है प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज लो। ठीक है, चारों में से एक आंसर आपने बताना है। अभी जो फर्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, हमने कल भी न्यूज़ डिस्कस की है। देखो, मैंने पहले इसको दोबारा से डिस्कस करने की कोशिश करने लगा था कि भी ईडी को दोबारा से आज डिस्कस करते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 बार हम डिस्कस कर चुके हैं ईडी को, मिनिमम 15 to 20 डेज 20 टाइम्स। तो जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अगर किसी को फिर भी नहीं पता और जो नया बच्चा है, आप ना क्या कर सकते हो, कल वाला जो हमारा एनालिसिस है उसकी फर्स्ट न्यूज़ हमने ईडी की डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब सेकंड जो न्यूज़ है वो कहते हैं जीएसटी लिवाइज वुड नॉट बर्डन दी पुअर। आपको पता होगा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में मीटिंग होने के बाद में ऑब्वियसली वहाँ पे कोई भी अगर हमने चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है तो वहाँ पे स्टेट्स हैं जो उनकी तो प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। उनकी स्टेट्स की वी कैन से कि उनकी जो कंसेंट है वो चाहिए। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि कुछ कर्ड हो गया, लस्सी हो गया, इन चीज़ों पे जीएसटी है वो अप्लाई कर दिया। अभी जो ऑपोजिशन है वो अपोज कर रही है इस चीज़ को। तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला है लोकसभा में कि भाई जो आप चीज़ बोल रहे हो, अपोज कर रहे हो, डिसीजन टेकन बाय जीएसटी काउंसिल विद ऑल द स्टेट्स ऑन बोर्ड। जब वहाँ पे डिसीजन हम कंडक्ट कर रहे थे तब स्टेट्स ने क्यों नहीं मना किया? पहली चीज़। नंबर 2, यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये बर्डन नहीं करेंगे पुअर को। वो मुझे भी पॉइंट नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है, अगर आप उसके ऊपर 5% भी अपना जीएसटी लगा रहे हो या फिर 12% लगा रहे हो तो वो 112 की तो हो ही गई ना। तो वो बर्डन नहीं करेगी पुअर को, वो नहीं चीज समझ में आई। अब उसका रीजन ये हो सकता है कि वो कहते कि जो लूज पैकेट्स हैं, जो लूज कर्ड है, जो लूज लस्सी है या दूध है, कुछ भी है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो पैकेज्ड है ना, जो पैक्ड है, जो पैकेज्ड है, मैं आपको बता दूं कि बड़ी जो सिटीज हैं या फिर जो थोड़े बड़े टाउन्स है वहां पे मैक्सिमम जो चीज है वो पैकेज्ड मिलती है, लूज वाला नहीं मिल रहा चीज, है ना। नॉट इन द टाउन्स, जो सिटीज है, जैसे वी कैन से ट्राई सिटी हो गया, है ना। तो इन जगहों पे तो वहां पे ऑब्वियसली गरीब लोग तो वहां पे भी रह रहे हैं। तो ये बर्डन नहीं करेगा, ये कुछ खास मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब समझ में नहीं है चीज की किस तरह से वो कहना चाह रहे हैं। मोर ओवर उन्होंने बोला कि जो अपोज कर रहे हो, अपोजिशन बहुत ही ज्यादा हल्ला कर रही है इन्फ्लेशन को लेकर, कि हम कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लेशन को लो करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। और ये वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन हुई है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इसके बीच में, दोनों स्टेटमेंट के बीच में ही एक कॉन्फ्लिक्ट है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को तो आप छोड़ो, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखो ना, यहाँ पे आप एक चीज सोचने की कोशिश करो कि भाई पहली चीज तो आप बोल रहे हो, यहाँ पे आपका जो आरबीआई गवर्नर है वो बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी रेट्स है, मतलब वीकेंड से रेपो रेट हो गया, कुछ और चीजें जितनी भी सारी चीजें रहती है, रेपो हो गया, रिवर्स हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, वो सारी चीजों को इंक्रीज कर दो ताकि भाई जो लोगों के हाथ में पैसा कम आ जाए और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाए। भाई दूसरी जगह पे आप बोल रहे हो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। तो क्या है ये चीज है, या दोनों चीजों की वजह से है? तो यहाँ पे एक स्टैंड लेने की जरूरत है और उसी तरह से उसको मैनेज करने की भी जरूरत है। अगर तो सप्लाई वाला इशू है तो सप्लाई इंक्रीज करो, मतलब कि अगर रशिया यूक्रेन की वजह से है। अगर ये ज्यादा पैसे वाला इशू है तो उसको पॉलिसी रेट से करना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन से, ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट से सरकार को खुद ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो सरकार खुद ही फंसती हुई यहाँ पे नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे जीएसटी की बात करें, और तो जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके लेजिस्लेटिव बेसिस क्या है। पहली चीज, जो जीएसटी बिल है वो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में, है ना, 2014 में 122nd ये अमेंडमेंट बिल था, और उसके बाद में इसको पास करवाया गया और अमेंडमेंट की गई 101 2016 की ये बात है। और सेंटर ने जीएसटी को कवर किया है। सेंटर जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी आ गया, सर्विस टैक्स, ये वो सारे के सारे हमने क्या कर दी, जो हमारे इंडायरेक्ट टैक्स से उसको मर्ज कर दिया। अब 246A है जो वो स्टेट के पास पावर
देता है टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन स्टेट ने अपनी जो पावर है मोर ओवर किसको दे दी हुई है, सेंटर को दे दी हुई है। तो जो स्टेट है वो थोड़ी चीजें जिसपे सरकार जीएसटी नहीं लगा सकती, उसी पे वो अब क्या कर सकती है, अपना जो टैक्स है वो अप्लाई कर पाएगी। जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें, कोई भी अगर डिसीजन, जैसे ये कर्ड वाला भी हमने बात किया या लस्सी वाला जो बात की है कि इस पे ऊपर जीएसटी लगा है, तो इसका डिसीजन बनाया जाता है सारी स्टेट्स के साथ में बिठाकर, जीएसटी काउंसिल बनाती है। और जीएसटी काउंसिल के लीगल बेसिस या फिर जो उनके मेंबर्स है ये वो हमें पता होना चाहिए। अब जीएसटी काउंसिल के अगर हम बात करें, आर्टिकल 279A की हम बात करते हैं, यहाँ पे इसको फॉर्म करता है प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्नर जीएसटी। इसके जो चेयरमैन है इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इट्स मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद में जो काउंसिल है उसमें सेंटर की जो वोटिंग पावर है वो 1/3 रहती है, स्टेट्स के पास 2/3 है। जो डिसीजन है वो 3/4 मेजोरिटी के साथ में लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी एक अच्छे वे से। नेक्स्ट चीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि जो रिफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से लेकर आए जीएसटी। देखो, नंबर 1 तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाने की बात की। लेकिन इस ये वाला जो देखो, मैं साथ के साथ में क्रिटिसाइज करूंगा इस चीज को कि जो कॉमन नेशनल मार्केट आप बनाने की कोशिश करो, एक टैक्स एक देश या फिर इस तरह का जो नारा था, भाई वो नहीं पूरा हो रहा, वो नहीं पूरा हो रहा। हम अगर यहाँ पे बात करें वो नहीं पूरा हो रहा कि उसका रीजन क्या है। आपने तो स्लैब्स ही इतनी रख दी, जो आपने मेजर स्लैब्स रखे उसकी वजह से वो चीज़ तो नहीं हो पा रही। हाँ ठीक है कि अगर आप ये मानो कि भी सेंटर और स्टेट के दोनों के टैक्स सिंगल हो गए, वो ठीक है, वो मान लेते हैं। फिर मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया। कास्केडिंग इफेक्ट राजी होता क्या है, सपोज पहले क्या होता था, कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है, एक बंदे के पास आई, उस पर टैक्स लगा 12 रुपये, 112 के इसके पास पहुंच गई। अब 112 के ऊपर ही फिर फर्दर 12% टैक्स लगता था, फिर फर्दर 12% टैक्स। तो इस तरह से होता क्या था कि जो कीमत है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया जाता है। कैसे कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया, जो भी अमाउंट प्रॉफिट में ऐड होगी, सपोज यहाँ पे 12% है जो टैक्स लगा, ठीक है, इसमें से कुछ टैक्स है जो वो ऑलरेडी पे किया हुआ है जब वो चीज़ बनी थी। तो हम मान के चलते किसी के पास ये चीज़ पहुंची 105 की, बंदे ने 5 रुपये अपना प्रॉफिट डाला, 110 उसके ऊपर टैक्स लग गया। अब उसके बाद में टैक्स लग गया एक बार, उसके बाद में होगा क्या कि कुछ जो भी प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होगा, 10 रुपीज और ऐड हो गए, 10 रुपीज पे टैक्स लगेगा, ना कि सारी अमाउंट पे। तो तो जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है जी। अब और देखते हैं चीज़ें यहाँ पे, और जो चीज़ कौन सी है यहाँ पे जो हमें पता चलेगी कि रिडक्शन इन दी टैक्स बर्डन, वो मुझे ये भी मैं क्रिटिसाइज करूंगा। कास्केडिंग इफेक्ट वाला ठीक है पॉइंट, लेकिन उसके बाद में इन्फ्लेशन इतनी होगी, प्राइसेस इतने राइज हो गए कि लोगों को उसका पता नहीं लगा। रिडक्शन इन टैक्स बर्डन, भाई टैक्स बर्डन में रिडक्शन हो रही है, वो कहते हैं ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है, एक अच्छे वाली चीज़ है। लेकिन मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ईजियर टू एडमिनिस्टर, ईजी हो जाएगा थोड़ा एडमिनिस्टर करना, ईजी हो जाएगा थोड़ा एडमिनिस्टर करना, ये वाली चीज़ यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड के भाई 5G ऑक्शन चल रहे हैं। इसमें जब ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है कि सारी कंपनीज की ऑक्शनिंग चल रही है, और ऑक्शनिंग में पता चलता है कि किन कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ हमें जो यहाँ पे समझ में आ जाएगी। अब आगे अगर हम न्यूज़ की बात करें, आगे चलते हैं, और अगली जो न्यूज़ है वो है लंपी स्किन डिजीज स्प्रेड टू 25,000 बोवाइंस इन राजस्थान। देखो ये ना बड़ी, मैंने यहाँ पे लिखा भी देखो थोड़ा सा ना मतलब एक एलिमेंट आने के लिए कि भाई आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा होता रहे कि वो यार कि बहुत ही मतलब एक ना हाई लेवल की गंदी बात हो जाती है कि जो लाइव स्टॉक है, जो जानवर है, उन पे अगर कोई डिजीज़ आ जाता है ना, बोवेन्स इन राजस्थान, उसके ऊपर 25,000 जो बोवेन्स है उसके ऊपर डिजीज़ आ चुका है। कोई लंपी सा स्किन डिजीज़ है ये, मतलब एक छाले टाइप जो चीज़ है वो हो जाती है। ठीक है, और ये जो चीज़ है छाले टाइप जो चीज़ हो रही है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ये जो प्रॉब्लम है बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। मतलब लोगों को पहले लगता है कि यार कोई मच्छर काट गया, लेकिन बहुत ही बड़ी स्किन प्रॉब्लम है, उससे मतलब डेथ वाली भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे पास यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ है एक, लेकिन अभी स्किन का डिजीज़ का इसका कोई नाम नहीं आया, या फिर ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा काफ़ी जगहों पर फैल रही है। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम आज हमने डिस्कस करनी है वो एक इमेज आई हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, हर एक इमेज को देखना और पढ़ना। यहाँ पे ये इमेज है लिंगराज टेम्पल, ठीक है, और लिंगराज टेम्पल है कहाँ पे, भुवनेश्वर में है। लिंगराज टेम्पल के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो लिंगराज टेम्पल है वो बना 11th सेंचुरी एडी में। ये डेडिकेटेड है टू द लॉर्ड शिवा, ठीक है। इसको कंसीडर किया जाता है लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द सिटी ऑफ भुवनेश्वर। इसको बनाया गया सोमवंशी किंग याति वन ने। ये बना हुआ है रेडस्टोन से और ये बड़ी क्लासिकल सी एग्जांपल है ऑफ द कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो टेम्पल है ये डिवाइडेड है इनटू द 4 सेक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहली जगह जो रहती है वो रहती है गर्भा, मतलब गर्भगृह, मतलब सेंक्टम सेंक्टोरम रहता है। फिर यज्ञशाला जो हॉल ऑफ द प्रेयर्स हो गया। भोगा मंडप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। जैसे गर्भगृह हो गया, यज्ञशाला हो गया, ठीक है। और मोर ओवर जैसे कि अगर हम बात करते हैं भोगा मंडप हो गया, ये टर्म्स ही जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है और ये पूछ ली जाती है, ठीक है ना। ये जो पूछी हुई टर्म्स है ये चीज़ आपने याद रखनी है एक अच्छे वे से कि भाई कौन सी टर्म वो पूछ रहा है, कौन सी टर्म वो नहीं पूछ रहा। यही चीज़ है वो बार बार पूछते हैं। आप प्रीलिम्स देखोगे, मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने पेपर अगर आपने देखने स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको यही समझ में आएगा कि यार ये जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मतलब आप मान के चलो कि सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम दीज टाइप ऑफ टर्म्स ओनली। गर्भगृह होगा, यज्ञशाला हो गया, भोगा मंडप हो गया और नृत्यशाला। नृत्यशाला का मतलब होता है नृत्य, मतलब नृत्य से आपने याद रखना है हॉल ऑफ डांस, ठीक है। भोगा मंडप, भोग मतलब ठीक है जहाँ पे लगाना, हॉल ऑफ ऑफरिंग हो गया। यज्ञशाला, यज्ञा का मतलब होता है, ठीक है, यज्ञा वैसे हम बोलते नहीं थे भी यज्ञ, तो वो प्रेयर, ठीक है, हॉल ऑफ प्रेयर। गृह सेंक्टम सेंक्टोरम। स्प्रॉलिंग जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो 150 सब्सिडी श्राइन्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा श्राइन्स उसमें सब्सिडरी माने जाते हैं। और जो लिंगराज है वो रेफर्ड है टू एज स्वयंभू, मतलब कि सेल्फ ओरिजिनेटिंग शिवलिंग। मैंने आपको पहले बताया टर्म्स याद रखनी है आपने और क्या चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो सिग्निफाई करता है सिंक्रेटाइजेशन ऑफ द शैविज्म और वैष्णविज्म, ठीक है, इन द उड़ीसा, और राइजिंग कल्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ विच कोइंसाइडेड विद द कंप्लीशन ऑफ लिंगराज टेम्पल हैज़ अ रोल टू प्ले। और अगर हम यहाँ पे बात करें ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो प्रिजाइडिंग डीटी है इन द टेम्पल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हरिहरा, मतलब हरि डिनोट्स लॉर्ड विष्णु और हरा मतलब लॉर्ड शिवा। मैंने जैसे ऊपर बताया कि दोनों कल्ट, ठीक है जी। और जो टेम्पल है इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर द नॉन हिंदूज, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड्स फॉर द नॉन हिंदूज, मतलब कि कोई बाउंडेज नहीं है आपको। और अदर अट्रैक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिंदु सागर लेक, जो कि नॉर्थ साइड ऑफ द टेम्पल में लोकेटेड है। और अगर हम इसके मैप की बात करें कलिंगा आर्किटेक्चर में, देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है इसको हम बोलते हैं द्यूला, ठीक है, ये वही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको याद रखना आप। ये वाला ऊपर वाला पार्ट रहता है द्योला, और जो फ्रंट में जो टेम्पल टाइप बना रहता है इसको हम बोलते हैं खाखरा द्योला, ठीक है। फिर बीच में जो सेकंड नंबर पे आता है उसको हम बोलते हैं पीढ़ा द्योला, और ये वाला चीज़ आ जाती है रेखा द्योला, ठीक है। तीन तरह के हो गया, ठीक है, 3 चीज़ आपने याद रखनी है। और एक्सिस का क्या रहता है, वेस्ट टू ईस्ट। और ये जो चीज़ है ये हो गया गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह सेंक्टम सेंक्टोरम जिसको हमने नाम दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था इन चीज़ों की आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, आप टेंशन मत लो। आप टेलीग्राम वाला जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट न्यूज़ जो सबसे पहली है कवर्ड, ये ऑलरेडी हमने कवर की हुई है, मंकी पॉक्स के बारे में काफ़ी बार पढ़ लिया, लेकिन ना जो कंसर्न की बात है, विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉरेन हिस्ट्री, विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेवल हिस्ट्री, जो केसेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं दिल्ली में या फिर कहीं किसी और स्टेट में, वो एक प्रॉब्लम की बात है। लैंग्वेजेस बैरियर, ये भी मैंने डिस्कस किया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, जो अगर कोई नया बच्चा सुन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये। तो लैंग्वेजेस बैरियर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सेकंड एनिवर्सरी का टाइम तो पता नहीं क्या किस चीज़ का टाइम था, वहाँ पे अमित शाह जी गए और उन्होंने बोला कि यार प्रमोशन करो जो रीजनल लैंग्वेजेस है। वो कहते क्योंकि जो 9th या 10th तक जो बच्चा पढ़ता है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ता है, मदर टंग में पढ़ता है। तो आप मेडिकल या फिर जो इंजीनियरिंग जो भी आप करवा रहे हो उसके बाद में मेडिकल नॉन मेडिकल भी, वो भी आप कोशिश करो कि उन बच्चों को उसी लैंग्वेज में करवाई जाए, उसको प्रमोट करने की कोशिश करो। अगर प्रमोट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे जो हमारी लैंग्वेजेस है वो प्रिजर्व भी हो पाएंगी, मदर टंग और प्रमोट हो पाएगी और बच्चों को एक ईजिली वे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। एक चीज़ वो जो आज हमने डिस्कस करनी है, देखो DSKWC, इसकी फुल फॉर्म पता क्या, ध्यान से पता नहीं क्या था, क्या बनाई थी, ध्यान से सुनना है भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना है।
अब देखो, यूजिंग ए रूपी रूट टू गेट अराउंड अ डोमिनेटिंग डॉलर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पता नहीं क्या था, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपने इसको। देखो, अब सबसे पहली चीज़ तो रूपी रूट टू गेट अराउंड अ डोमिनेटिंग डॉलर, इसका मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये कि हमारी कंट्री में $1 है जो वो 80 रुपीज़ के तकरीबन हो चुका है, आपको पता है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, मतलब जो सेव्ड डॉलर है, वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज़ होता हमें दिखाई दे रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमें डिक्रीज़ होते दिखाई दे रहे हैं। अब इस चीज़ को देखने के लिए हमने क्या किया कि जो यूएस डॉलर की हेजेमोनिक रोल है उसको कम करना चाहिए। कम कैसे करेंगे? ये जो चीज़ है वो ज़्यादातर हो भी क्यों रही है? क्योंकि सैंक्शंस भी लगे हुए हैं ना इधर उधर से, वो भी प्रॉब्लम्स है। तो हमने प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए क्या सोचा कि हम ऐसे करते हैं कि हम रुपी में ट्रेड करते हैं या फिर रूबल में ट्रेड करते हैं, रुपी में या फिर रूबल में, रशिया के साथ में। क्योंकि रशिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके पास भी इतना खास कोई डॉलर है नहीं, ठीक है, और हमारे पास भी नहीं है। और हम अगर है भी, हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, रशियन जो करेंसी है और जो हमारी इंडियन करेंसी है उसमें जो हम ट्रेड है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब ये प्रोएक्टिव एक स्टेप है कि भाई हम रुपी में सेटलमेंट करेंगे, और ये लीगल चीज़ है क्योंकि ये फेमा के अंडर लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये प्रोवाइडेड है। इसके एडवांटेजेस पॉसिबल क्या हो सकती है? पहली चीज़ तो जो हाईली प्राइस्ड डॉलर है उसको अवॉइड किया जा सकता है। नंबर 2, जो इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सी हो रखी है, ठीक है, वो भी ठीक हो सकती है। नंबर 3, जब ना कभी कहीं पे भी इन्फ्लेशन होती है, जैसे यूएसए में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, अपनी पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, मतलब फेड बैंक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ करेगा। और पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ करने से होगा क्या, यहाँ पे पॉसिबल हाइक से या फिर इंक्रीज़ करने से जो चीज़ें हैं, मतलब अपने जो चीज़ें थी वो इंडिया से जानी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, तो उसमें हमें एडवांटेज मिलेगी। अगर डॉलर यहाँ से मूव भी करेगा तो हमारे रुपीज़ को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मोर ओवर जो ऑयल है, तो हमें डेप्रिशिएटेड रूबल में अगर हम उसको बाय करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी, और मल्टी मॉडल जो रूट्स हैं वो भी हम जो ट्रांसपोर्ट टाइम है वो भी हमारा सेव हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट टाइम सेव हो रहा है यहाँ पे हमारा, तो पैसे भी ऑब्वियसली सेव होंगे। मोर ओवर अगर जो इंडिया है उसको वोस्ट्रो अकाउंट के लिए भी इंडिया ने उसको अलाउ कर दिया। किसको? रशिया को। अब ध्यान से सुनना। अब इंडिया क्या करता है, इंडिया रशिया से ज़्यादा चीज़ को मंगवाता है और कम चीज़ को भेजता है। मतलब एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट क्या करता है, ज़्यादा करता है। मतलब ट्रेड डेफिसिट हो गया। मतलब क्या है कि उसके पास में रुपीज़ ज़्यादा होना चाहिए, किसके पास में? रशिया के साथ में। तो यहाँ पे वोस्ट्रो अकाउंट रहेगा इंडिया के साथ में रशिया का, और वो वोस्ट्रो अकाउंट में जो भी रुपीज़ उसके पास पड़ा है वो यहाँ पे इंडिया में उसको यूज़ कर सकता है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ खरीद सकता है, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा और वो भी रुपीज़ में ही सारा कुछ हो जाएगा। सम हर्डल्स क्या क्या है? पहली चीज़ तो कि जो प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे ट्रेड करनी चाहती हैं, जो एक्सपोर्टर्स है, इंपोर्टर्स है, क्या वो तैयार हैं कि भाई हम रशियन करेंसी और इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार है। नंबर 2, S-400 डिफेंस। देखो वैसे तो जो यूएस की वहाँ पे गवर्नमेंट है उसने बोल दिया इंडिया को कि हम आप पे कोई भी सेंक्शन नहीं लगाएंगे अगर आप S-400 ले रहे हो, क्योंकि आपको चाइना से खतरा है। लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं है कि कल को हमारे ऊपर ही प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट कर दें। एग्जाम्पल्स टू नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो चीज़ इंडिया ने की है ये क्या पहली बार की है? नहीं, ये पहली बार नहीं की, ये काफ़ी टाइम पहले भी हमने की थी, ठीक है। तो ये पहली बार नहीं की। ये पहले कब की थी? हमने ये पहले की थी 1953 में, सोवियत ब्लॉक के साथ ही की थी, लेकिन ये बाद में बंद कर दी थी। कब बंद की होगी आपको पता ही है, जब हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे हमने 1991 में LPG को अडॉप्ट किया एक अच्छे वे से, तो हमने इस चीज़ को बंद कर दिया था। सो जो RR है, मतलब रशिया और रूबल की ट्रेड है और प्रॉब्लम्स है, ये मैनेज हो सकती हैं बाय इनिशिएटिंग अ पुश फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट टू रशिया एंड ऑफ कोर्स अवॉइडिंग ऑल द डील्स इन डॉलर्स, ठीक है। ये बेनिफिट करेंगी दोनों के दोनों ट्रेड पार्टनर्स को, ठीक है, और काउंटर करेंगी जो हायरार्की बना रखी है डॉलर की ग्लोबल मार्केट में, उसको कम करने की यहाँ पे काम करेंगी। देखिए नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये GS3 से रिलेटेड है हमारा, और वी कैन से विद द GS2 ऑल्सो, क्योंकि लॉ बनाने की बात चल रही है यहाँ पे ना। जो प्राइवेट गिग वर्कर्स हैं उनकी प्रेजेंस को देखते हुए उनके लिए एक लॉ बनाने की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे बंदा ये बोल रहा है, ये वाला पुष्कल शिवम जी ये बोल रहे हैं, ये भाई साहब, कि भाई आप ना पहले अपनी तरफ देखो। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें मैक्सिमम जो लोग काम कर रहे हैं वो गिग वर्कर्स है, पहले उनको बेनिफिट कैसे पहुँचाना है, कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है, पहले उस पर बात करो। जो जॉब्स है गवर्नमेंट जॉब्स वो मैक्सिमम टेम्परेरी जॉब्स हो चुकी है, यहाँ पर ये लिख रखा है। और नंबर 2,
आउटसोर्सिंग अ डोमिनेंट मोड। ठीक है, आउटसोर्स करना किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट का एक डोमिनेंट मोड बन चुका है। जैसे हम फॉर एग्जांपल चाहे वो हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क हो, चाहे वो नॉर्मल केस वाला टास्क हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर हो गया, बस सर्विस हो गई, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं। और आउटसोर्स करने के भी दो चीज़ें हैं, या तो वो क्या करते हैं पे रोल के मुताबिक बंदे को सीधा सीधा रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। नंबर 2 यहाँ पे रहता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे इतने बंदों का, और आपने क्या करना है यहाँ पे इन लोगों को क्या करना स्टार्ट कर देना है कि टेंडर प्रोसेस, ठीक है, कि आप इनको आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, मतलब इनको आपने पैसे देने हैं, हम तो आपको पैसे नहीं देंगे। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन बोथ दी केसेस, जो कॉस्ट है और जो लाइबिलिटी है किस चीज़ की, गवर्नमेंट एंटिटी की, आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसी की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, उसी को पैसे देने हैं, है ना, उसी को आगे कितने पैसे देने, कितने पैसे उसको बचाने हैं, वो उसके आगे है। तो जो वर्कर्स हैं उनकी जो पोजीशन है यहाँ पे वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। सो जो बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो शिफ्ट किस पे हो गया, कॉन्ट्रैक्टर पे कर दिया। सो ये एक सीरियस रिपरकशन है, ठीक है, फॉर द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस दैट इज सॉट टू बी प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एटसेट्रा। जो अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ है आर एन इंपॉर्टेंट साइट टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ लार्ज कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स। ठीक, शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो ओवरवेलमिंग रिलायंस है वो कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी हो चुका है। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है वो एचआर मैनेजर्स बन चुके हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए कि आप गिग वर्कर्स जो बाहर वाले उनके लिए तो आप बनाना चाह रहे हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स आपने रखे हुए हैं, गिग वर्कर्स आपने रखे हुए हैं, पहले उनके लिए काम करो, पहले उनके लिए कुछ बनाओ। अगर उनके लिए कुछ अच्छा बनेगा तो ऑब्वियसली जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जो चीज़ है इसको सरकार को समझना चाहिए एक अच्छे वे से, ठीक है, तभी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो पाएंगी, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो जो इकॉनमी है, रेगुलेट गिग इकॉनमी में भी टाइम फॉर गवर्नमेंट टू टेक सम कॉन्क्रीट मेजर्स फॉर इट्स ओन गिग वर्कर्स, नॉट फॉर दी फर्स्टली प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट के लिए भी तो होना ही चाहिए, लेकिन पहले आप अपने लिए भी करो। नेक्स्ट जो चीज़ है, कई बार देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार सम टाइम सीन इन दी न्यूज़ करके क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर बेस्ड, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा फोल्ड एक AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल है, बस इतना याद रखना। आपने कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अल्फ़ा फोल्ड मैं आपको बता दूँ, देखो ना यार, कई चीज़ें ऐसे होती है जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कई बार देखते भी होगे, कई मतलब देखो ना, बहुत अच्छे एनालिसिस करने वाले हैं, है ना, लेकिन उसमें थंबनेल इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल की बनाते हैं, कुछ और ही लिखते रहते हैं यार उसमें, मतलब वो पढ़ा भी नहीं आता कई बार तो, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मतलब मेरा काम यही है कि आपकी जो चल रहा है उसको ईजी करना। तो अल्फ़ा फोल्ड बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना इतना याद रखना, समटाइम्स सीन इन दी न्यूज़ अगर करके आएगा तो AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल है। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे MiG-21 के लिए बात है। आपको पता है कि जो MiG-21 का प्लेन है वो उसकी वजह से एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और किलिंग बोथ दी पायलट्स ऑन बोर्ड, ठीक है, और विंग मास्टर कमांडर, ठीक है, विंग कमांडर एम राना और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल, ठीक है, दोनों की जो है वो दोनों शहीद हो चुके हैं। यहाँ पे MiG-21 की ना ये जो चीज़ है वो बार बार देखने को मिलती है। इसको कई बार अब क्या बोले कि फ्लाइंग कॉफिन भी कई बार बोला जाता है, क्योंकि MiG-21 हमने सोवियत से उस टाइम पे लिया हुआ है और वो उसके पार्ट से वो सारा कुछ चीज़ें नहीं मिलती। सो MiG-21 की हमारे पास 4 जो हैं वो स्क्वाड्रन्स है, मतलब 4 स्क्वाड्रन्स है, काफ़ी ज़्यादा होती हैं ये, ठीक है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और इस तरह की अगर मतलब इस तरह से जो लोगों की मतलब वी कैन से कि भाई क्रैश होके किलिंग होना वो बहुत गलत होता है ना। तो वो जो चीज़ है यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने जो चीज़ें हैं उसको अपग्रेड करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा, और तो इसमें कुछ है नहीं खास पढ़ने लायक, ठीक। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, जो नेक्स्ट चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू IMD, ठीक है। IMD के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है देखते हैं भाई। अब इसमें IMD के बारे में पता होना चाहिए। 1875 में बना था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। प्रिंसिपल एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। चलो
नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है वही सेम चीज़ है यहाँ पे ना, जो यूएस हाउस की स्पीकर है उनका नाम है नैन्सी पेलोसी, ठीक है। यहाँ पे चाइना ने वार्निंग्स दी है, लेकिन वो कहते हैं मैं तो विज़िट करूँगी ताइवान को। ये मैंने लोकेशन दी है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि यहाँ पे सिविल वॉर चली थी, दो पार्टीज़ थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक दूसरी पार्टी थी जो रिपब्लिक वाली थी। जो रिपब्लिक वाली थी वो हार जाती है और साथ के आइलैंड में जो लोग हैं वो भाग के चले जाते हैं, वहाँ पे सरकार बनती है, वहाँ पे लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, ठीक है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ ताइवान, ठीक। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ताइवान बोलता है मैं अलग कंट्री हूँ, लेकिन चाइना बोलता है ये मेरा ही पार्ट है, ये वन चाइना नेशन, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़, ठीक है। तो ये लोकेशन आपने याद रखनी है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग PMI हिट्स 8 मंथ हाई। PMI होता क्या है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसको रिलीज़ कौन करता है? मार्केट, MARKIT, ठीक है। ये जो एजेंसी है वो इसको रिलीज़ करती है और उसके बाद में ये सर्वे बेस्ड रहता है। इसमें ना एक चीज़ है 50 पॉइंट्स। अगर 50 पॉइंट्स से जो PMI है अगर वो ऊपर जा रही है 50 पॉइंट्स से, तो ऑब्वियसली वो क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है। अगर नीचे जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। बस इतना पहले तो आपने ये चीज़ है वो जो याद रखनी है। इसमें और कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है। PMI कौन रिलीज़ करता है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, S&P ग्लोबल मार्केट, ठीक है। MARKIT याद रखना इसको, MARKIT। देखो आज के लिए इतना ही भाई, कल को मिलेंगे दोबारा से। अगर वीडियो अच्छी लगी, एक तो लाइक, फिर उसके बाद में शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी कल को मिलते हैं और टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स। आपको PDF पक्का मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी हेल्थ डाउन थी, इस वजह से मैं वो कर नहीं पाया काम, लेकिन PDF इसकी मिलती रहेगी आपको। थैंक यू सो मच।